हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। मैं आज आप लोगों से एक प्रमुख राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स पर चर्चा करूंगा। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता और प्रणेता है। कार्ल मार्क्स का जो राजनीतिक विचार था उसने पूरे विश्व में एक हलचल सी मचा दी, और उस हलचल से बुद्धिजीवी ही और शासक ही नहीं, आम लोग तक प्रभावित हुए। 20वीं शताब्दी जो थी वह इसके विचारों की वजह से आंदोलनरत रही। कोई दूसरा ऐसा विचारक इसके आसपास तक नहीं टिका। विश्व के बहुत सारे विचारकों ने समस्याओं का तो जिक्र किया, लेकिन मार्क्सवाद उन समस्याओं के समाधान की बात करता है। मार्क्स का जो भौतिक द्वंद्ववाद है और इतिहास की जो भौतिकवादी व्यवस्था व्याख्या उसने की, वह अध्यात्मवादियों को मौन करने पे मजबूर कर दी। अगर हम ये कहें कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक और सामाजिक भौतिकवादी विचारक था, तो कहीं से भी उसके प्रति यह अन्याय नहीं होगा, यह न्याय है। अब हम लोग कार्ल मार्क्स के सूक्ष्म जीवन परिचय पे चलते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो जीवनी है वो स्टेपनोवा ने लिखा है, और कार्ल मार्क्स के जो पिता थे वो हेनरिक मार्क्स थे, जो जर्मनी के राइन प्रांत के त्रियन नगर के थे। कार्ल मार्क्स का 1818 में यहीं जन्म होता है। वो स्कूली शिक्षा जब प्राप्त कर लिया तो उसका एडमिशन बोन विश्वविद्यालय में हुआ, और वो बोन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया। हेनरिक मार्क्स यह चाहते थे कि उनका लड़का वकील बने, लेकिन मार्क्स जो था वह दार्शनिक अध्ययन की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा था। बोन विश्वविद्यालय में ही उसकी मुलाकात जेना से होती है, जो बाद में उसकी जीवन संगनी बनती हैं। बोन विश्वविद्यालय में जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो सोचता है कि बोन विश्वविद्यालय में ही वो प्राध्यापक बनेगा, लेकिन वहाँ पे चूंकि उस समय प्रतिगामी लोगों का बोलबाला था, प्रगतिशील लोगों को एक एक करके विश्वविद्यालय से निकाला जा रहा था, और ऐसी स्थिति में मार्क्स ने प्राध्यापक बनने का सपना वहीं छोड़ दिया। और राइन नगर से ही एक पत्र निकलता था जिसका वो संपादक बन गया, और ताउम्र जब तक वो रहा पत्र पत्रिकाओं में लिखना, संपादन करना, किताबें लिखना, यही उसका मुख्य व्यवसाय रहा। 1844 में उसकी मित्रता होती है एंगल्स से, और यह मित्रता इतिहास में उदाहरण बनती है। एंगल्स और मार्क्स दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। एंगल्स ने मार्क्स को बौद्धिक और आर्थिक हर तरीके का संबल प्रदान करता है, लेकिन मार्क्स का पूरा जीवन अभावों में गुजरता है, दरिद्रता में गुजरता है, जिसमें वह अपने बच्चों की सही से परवरिश नहीं कर पाता है। 1883 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि कार्ल मार्क्स के प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो जब हम इस पे देखते हैं तो पहली जो उसकी पुस्तक थी पॉवर्टी या फिलॉसफी। इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके अलावा कैपिटल, प्राइस, वैल्यू एंड प्रॉफिट। इसके अलावा उसने बहुत सारी किताबें लिखी। अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो राजनीतिक विचार था वह किन से प्रभावित था। जब हम इस पे बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने विचारक रहे हैं उनका उनके काल और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। मार्क्स भी उससे अलग नहीं था। मार्क्स पे जो सबसे ज़्यादा और पहला प्रभाव हम देखते हैं वह हीगल का देखते हैं। हीगल जर्मनी का ही था, और
उस समय मार्क्स के समय में हीगलवादियों का बोलबाला था और कहीं न कहीं मार्क्स उससे जुड़ता भी है। मार्क्स हीगल से द्वंद्ववाद कहीं न कहीं ग्रहण करता है। अगला प्रभाव जो उसका रहा वह ब्रिटेन के जो अर्थशास्त्री थे उनका रहा, क्योंकि मार्क्स ब्रिटेन लंदन में बहुत समय तक रहा था, वहाँ के लाइब्रेरी में उसने बहुत समय गुजारा था। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो जो लगान सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं वो इनसे प्रभावित होता है, लेकिन सबसे मजेदार जो बात है वह इनसे प्रभावित तो होता है लेकिन उनकी दिशा बदल देता है। अगला प्रभाव ये जो कि फ्रांस में भी बहुत समय तक रहा, और फ्रांस में काल्पनिक समाजवादी बहुत सारे थे, जिसमें प्रूधो से तो इसकी मुलाकात होती है और फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी उसके प्रत्युत्तर में ही वो लिखता है। तो यहाँ से वो कुछ चीज़ों को लेता है लेकिन वो उसको अपने अनुकूल और अपने समझ से विकसित करता है। और सबसे लास्ट में जो पूंजीवाद का उस समय चरमोत्कर्ष था और पूंजीवाद का जो समाज और सोसाइटी पे लोगों पे जो नकारात्मक प्रभाव थे उनका उस पर गहन प्रभाव पड़ता है। एलेक्जेंडर ग्रे नामक एक विद्वान है जो इसके संदर्भ में कहता है कि मार्क्स ने जो अपना विचार दिया वह बहुत सारे तत्वों से प्रभावित था, लेकिन उसने जो अपने महल के लिए ईंटें इकट्ठा की वो महल के लिए ईंटें तो कई भट्ठों से लिया, लेकिन जो उसने अपनी अट्टालिका और महल खड़ा किया वह उसके स्वयं द्वारा निर्मित और स्वयं की इच्छा और नक्शे पे बनाया गया था, वह किसी और से प्रभावित नहीं था। इसके बाद हम लोग यह देखने का प्रयास करते हैं कि मार्क्स का जो राजनीतिक विचार है वो कौन कौन सा है। तो मार्क्स के जब हम राजनीतिक विचारों को देखते हैं तो पहला राजनीतिक विचार जो है उसका वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का है, दूसरा जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, तीसरा जो है वर्ग संघर्ष है और चौथा जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। अब हम लोग सबसे पहले जो उसका सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का उस पर विचार करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है मार्क्स का वह उसने कहीं न कहीं हीगल से लिया था, वो इसे स्वीकार भी करता है। तो सबसे पहले हम लोग हीगल के द्वंद्ववाद की बात करते हैं। हीगल का यह मानना था कि जो भी परिवर्तन सृष्टि के निर्माण के बाद हुआ है और हम आज जो स्थिति में जिस स्थिति में पहुंचे हैं वह विचारों के परिणाम स्वरूप पहुंचे हैं, विचारों के परिवर्तन के फलस्वरूप पहुंचते हैं। वो कहता है कि यह जो विकास है समाज का जो आज इस स्थिति में पहुंचा है वह एक सीधी रेखा में नहीं आया है, अपितु समुद्र की लहरें जैसे टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती हैं वैसे आया है। वह एक त्रिभुज के आकार में रहता है। वह एक उदाहरण द्वारा इसे सिद्ध करता है कि जैसे सत्य एक विचार आया मन में जिसको वो कहता है वाद, थेसिस, लेकिन सत्य कहीं ना कहीं द्वंद्व करता है। सत्य हर स्थिति में सुखद नहीं होता और द्वंद्व के परिणाम स्वरूप मन में दूसरा विचार आता है, झूठ बोलना चाहिए, जिसको वो प्रतिवाद करता है, एंटीथेसिस। लेकिन ये एंटीथेसिस जो झूठ है ये भी अपने आप में द्वंद्व करता है, सत्य और झूठ का भी द्वंद्व होता है और एक नया विचार आता है, समयानुकूल आचरण करना चाहिए सत्य और झूठ का, जिसको वो सिंथेसिस, संवाद बोलता है और कहता है कि ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि एक निश्चित स्वरूप में नहीं पहुंच जाती, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेती। वाद, प्रतिवाद, संवाद, फिर संवाद कुछ दिनों बाद वाद में तब्दील हो जाता है, फिर वो वाद, प्रतिवाद, फिर संवाद, फिर वो संवाद कुछ दिनों बाद वाद होता है, फिर प्रतिवाद और संवाद। ऐसे इस विकास का क्रम चलता है और सृष्टि आज जो इस रूप में आई है इसी प्रकार से आई है और यह कहीं न कहीं विचारों का ही परिणाम है।
मार्क्स इसी को कहता है कि मार्क्स कहता है कि जो हीगल का द्वंद्ववाद है, मैंने उससे यह लिया तो जरूर है, लेकिन उसका द्वंद्ववाद सर के बल खड़ा था, मैंने उसको पैर के बल खड़ा कर दिया है। क्योंकि व्यक्ति के जो विचार होते हैं वह कहीं ना कहीं भौतिक जगत जो है, भौतिक पदार्थ जो है, उनसे कहीं ना कहीं वो प्रतिबिंबित होते हैं। जिस प्रकार का भौतिक जगत होता है, भौतिक स्थिति होती है, उसी प्रकार के व्यक्ति के विचार भी बनते हैं। विचारों को प्रभावित करने की सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में क्षमता है तो भौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थों में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के विचारों में भी परिवर्तन होता है। और इसको वो समझाता है गेहूं के बाली से, गेहूं के दाने से। मार्क्स और मार्क्सवादी जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि जैसे गेहूं का दाना है और उसको जब हम पृथ्वी में डालते हैं तो वाद है, कुछ दिनों बाद वो संघर्ष करता है और एक पौधा उसमें से निकलता है। वह पौधा प्रतिवाद है, एंटीथेसिस है। वह पौधा प्रकृति में, वातावरण में संघर्ष करता है और कुछ दिनों बाद उसमें बाली निकलती है गेहूं की, और उस बाली में बहुत सारे ढेर सारे दाने होते हैं जो बड़े सुखद होते हैं। वो संवाद है, एंड सिंथेसिस है। और फिर इसी तरीके से विकास का क्रम चलता रहता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। अपने भौतिक द्वंद्ववाद को मार्क्स दिशा सूचक यंत्र की संज्ञा देता है और अपने समर्थकों से, जो सर्वहारा वर्ग है, उससे वो ये कहता है कि यह एक दिशा सूचक यंत्र है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि आप आज किस स्थिति में हो, कल किस स्थिति में थे और कल किस स्थिति में होगे। इसके अनुसार आप आंदोलन का निर्णय भी और रास्ता भी तय कर सकते हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जब इसकी आलोचनाओं पे जिक्र करते हैं तो जो सबसे बड़ी आलोचना है उस पर मैं जिक्र करता हूं कि इसका जो द्वंद्ववाद है वो आत्म तत्व को नगण्य मानता है। क्योंकि मनुष्य के जो विचार होते हैं, भौतिक पदार्थ, मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो तो हैं ही हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो विचार हैं वो हमारे आत्मिक तत्व से भी प्रभावित होते हैं, और जिसको यह नगण्य मानता है। दूसरी चीज, ये व्याख्या करता है, तथ्य नहीं दे पाता है। और जो सबसे अंतिम चीज है कि ये भौतिक चीजों पे अत्यधिक जोर देता है। तो इस तरीके से मार्क्स का मैंने आज आप लोगों से भौतिकवाद की चर्चा की और उसके जीवन परिचय और किताबों और रचनाओं की चर्चा किया। अगले लेक्चर में मेरी आप लोगों से जो चर्चा होगी मार्क्स के भौतिकवादी इतिहास की जो उसने व्याख्या की है उस पर होगी। वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है इस पे चर्चा होगा। आप लोगों ने मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद।